नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू NCERT RBSE न्यू सिलेबस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं। इस सीरीज का हम सेकंड वीडियो सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आप देखेंगे, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला ही क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका, देखिए महत्तम ऊंचाई पर होने का मतलब है अधिकतम ऊंचाई पर। यदि हम किसी पिंड को यहां से ऊपर की ओर फेंकें, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। देखिए क्या क्या बदलने वाला है, समझें आप। जब पिंड नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो अधिकतम ऊंचाई के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अधिकतम ऊंचाई के ऊपर उसका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जबकि त्वरण है वो पूरी गति के दौरान, यहां पर भी त्वरण है ए है वो जी के बराबर रहेगा, ये नीचे की ओर रहेगा। और इस बिंदु के ऊपर अधिकतम ऊंचाई के ऊपर भी एक का मान है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। तो पूरी गति के दौरान त्वरण नियत रहता है। त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, जो कि नियत रहेगा। जबकि वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होते होते अधिकतम ऊंचाई के ऊपर शून्य हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है कि वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा, दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा, वेग समय ग्राफ के ढाल के क्षेत्रफल द्वारा, दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। वैसे विद्यार्थियों में क्लियर कर दूं कि इसमें ऑप्शन ए आएगा। कैसे आएगा इसको क्लियर कर देते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि यदि हम एक ग्राफ खींचें, यहां पर मैं एक ग्राफ का निर्माण कर रहा हूं कि ग्राफ हम लेकर चलेंगे वेग और समय के बीच में। एक तरफ हम ले लेते हैं वेलोसिटी v और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं समय t। और यदि हम इस वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचें और इस ग्राफ का जो ढाल है, जैसे हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में इस तरीके का कोई ग्राफ प्राप्त होता है, तो इसमें आप एक इसका ढाल फाइंड आउट करने हेतु छोटा सा इसमें इसकी स्पर्श रेखा खींचकर एक ट्रायंगल निर्मित करेंगे। तो उस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो डेल्टा V को बताएगा और ये वाला जो पार्ट है ये डेल्टा T को रिप्रेजेंट करेगा। ये एंगल आप थीटा कंसीडर कर लीजिए। तो जो ढाल होता है वो होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर यहां से डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T, जो कि एक्सेलरेशन को बताता है, त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, एक को बताएगा। तो किसी वस्तु का जो त्वरण है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो वेग समय ग्राफ के ढाल के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती किसी वस्तु का समय त्वरण वक्र होगा। यदि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, जैसे यहां से उसको छोड़ा गया यहां तक वो गिर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि इसका जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेग है, वो 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है? u बराबर 0 है। इसको हमने स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया है।
जैसे जैसे ये नीचे की ओर गति करेगा, इसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, वेग में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक्सेलरेशन है वो पूरी गति के दौरान नियत रहेगा। यहां पर भी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जी के इक्वल रहेगी। तो गुरुत्वीय त्वरण यहां पर नियत रहता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर कि जो त्वरण है उसका वक्र, समय त्वरण वक्र क्या होगा। तो समय त्वरण वक्र मैं यहां पर निर्मित कर लेता हूं। तो देखिए एक तरफ ये हमने दोनों एक्सिस तैयार कर ली है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि गुरुत्वीय त्वरण है वो नियत है। गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है? नियत है। एक तरफ हमने ले लिया है g और दूसरी तरफ हमने ले लिया है समय t। दूसरी एक्सिस पर हमने लिया है समय t। क्लियर? तो यहां से अब देखिए g की जो वैल्यू है वो नियत रहती है, g का जो मान है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके का g का मान चेंज नहीं होगा, इस तरीके का हमें यहां पर मान प्राप्त होने वाला है। तो ये जो रेखा हमें प्राप्त होती है त्वरण है वो समय अक्ष के समांतर कोई रेखा प्राप्त होगी। ये किसके समांतर है? समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के ये समांतर है। तो यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ट्रक एवं एक कार दोनों समान वेग से चल रहे हैं, ब्रेक लगाकर रोकने से पूर्व है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाली स्थिति है यहां पर। देखिए क्या स्थिति है, दोनों के वेग समान है, दोनों के वेग समान है, ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर मंदन लगाया जा रहा है। यदि क्वेश्चन में ऐसा आता कि समान मंदन लगाया जा रहा है, मंदन यदि समान लगता तो रोकने से पूर्व कोण कितनी दूरी तय करते। तो देखिए हम गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as से दूरियां फाइंड आउट करते। अंतिम वेग दोनों ही स्थितियों के अंदर 0 होता, दोनों का प्रारंभिक वेग है ये समान है। ए यदि आप समान लगा रहे हैं तो एस भी क्या होता? समान होता। तो ऑप्शन सी सही होता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी समान होगा। ओके। लेकिन यदि यहां पर हमें यह कहा जाए कि इनका, तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। अन्य स्थितियां और भी हो सकती है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि समान संवेग से यदि वो गति करें तो उस स्थिति में द्रव्यमान भी वहां पर मायने रखेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक वस्तु समान त्वरण से गतिमान है तो कौन सा ग्राफ सही है। यहां पर एक्सेलरेशन नियत है, त्वरण है वो समान है। तो देखिए एक वक्र हमारे को ये दे रखा है जिसमें त्वरण और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो ये नियत है, तो यहां पर जो ग्राफ है इसमें त्वरण है वो नियत नहीं है। तो त्वरण नियत नहीं है तो ये ऑप्शन सही भी नहीं है, ये ऑप्शन बी है वो गलत होगा। त्वरण नियत है इसका मतलब है कि वेग समय के बीच में खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो नियत रहना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए के अंदर हमें नजर आ रहा है। जो ढाल है वो यहां पर भी एंगल थीटा ही बना रखा है, यहां पर भी एंगल थीटा ही बना रखा है, और आप अन्य स्थितियों पर भी देखेंगे तो एंगल सेम रहेगा, थीटा ही रहेगा। तो कौन सा ग्राफ सही है? तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। तो देखिए त्वरण कौन बताता है? त्वरण किसके द्वारा बताया जाता है? तो वेग और समय के बीच में खींचे गए ग्राफ का ढाल रिप्रेजेंट करता है। ढाल को हम ग्रेडियंट कहेंगे, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा के बराबर होता है। और ये v बट्टे में t से
या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी बट्टे में डेल्टा टी से भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर थीटा नियत है, यहां पर थीटा नियत, तो यदि थीटा नियत रहेगा तो ये वाला जो त्वरण है वो भी नियत रहेगा, तो त्वरण ए भी नियत रहेगा, ए भी नियत रहेगा, तो ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो गेंद अधिकतम ऊंचाई तक कितने सेकंड में पहुंचेगी? तो देखिए यहां पर क्लियर कर लीजिए कि एक गेंद है, उसको हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, प्रारंभिक वेग है वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो ए है वो हमारे पास में -g के बराबर है और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमारे को ये दे रखा है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और जो समय है वो हमें यहां पर पूछा है। तो देखिए गति का प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से गति का पहला समीकरण कहता है v बराबर u प्लस ए टी, तो यहां पर v की वैल्यू है 0, u का मान है 19.6, a का मान है 9.8, t हमें ज्ञात करना है, तो 9.8 t बराबर अपने पास में आ गया है 19.6, t बराबर आ गया है 19.6 बट्टे में 9.8, यह आ चुका है 2 सेकंड। क्लियर? तो ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बस अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बाकी आधे समय 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तब बस की औसत चाल क्या होगी? देखिए विद्यार्थियों, औसत चाल ज्ञात करने का हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले की सहायता से भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। v एवरेज, यदि सेम टाइम इंटरवल है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहां पर हमें v1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, v2 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें यहां पर v एवरेज पूछा है। तो देखिए v एवरेज कितना हो जाएगा, 2v1 40 इंटू v2 70 बट्टे में 40 प्लस 70, तो ये हमारे पास में कितना आ गया है, 5600 बट्टे में 110, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, v एवरेज बराबर 560 बट्टे में 11, तो देखिए 5, फिर 1 से रह गया 10, 10 रह गया, 10 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगना चाहिए, बट ये जो आंसर है उसमें किसी में भी हमारे को ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो 560 में आप यहाँ पर, वैसे यहाँ से इसको देखते हुए आंसर में हमें नहीं दे रखा है, 560 भाग 11 करेंगे तो 50.9 आएगा, 50.9 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कैलकुलेशन करना करके एक बार आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है
कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दूरी है उसको हम s से पुट कर रहे हैं और समय को t से पुट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट करेंगे, तो s बराबर अपने पास में आ गया kt। ओके, अब देखिए कि इसका वेग कितना है या इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ये सब कुछ हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए इसको हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ds बाई डी टी बराबर के कांस्टेंट है, यहाँ पर t का जो अवकलन है वो हो जाएगा 1 और ds बाई डी टी है ये वेग को बताएगा। तो वेग यहाँ पर k मतलब कांस्टेंट होगा, वेग यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर? तो वेग यहां पर कांस्टेंट होगा तो अचर चाल से चलता है, v की वैल्यू है वो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विमीय गति कर रहे पिंड का विस्थापन अक्ष समय t निम्न प्रकार निर्भर करता है, जहां a0, a1, a2, a3 ये सब कांस्टेंट है, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए स्थिति, प्रारंभिक वेग, त्वरण, ये सब कुछ पूछा है। तो देखिए यहाँ पर t की घात 3 भी आ रही है, तो एक बार इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dx बाई डी टी जो कि हमारे पास में v होता है, तो यहाँ से a0 का कांस्टेंट है तो इसका तो अवकलन हो जाएगा 0 प्लस a1 हमें दे रखा है तो इसका a1 तो एज इट इज t1 t है तो उसका हो जाएगा 1, फिर प्लस में a2 और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, फिर प्लस में a3 3t स्क्वायर। तो v की जो वैल्यू हमारे पास में आई है वो a1 प्लस 2 a2t प्लस 3 a3t स्क्वायर आई है। अब यहां से इसको हम पुनः एक बार अवकलन कर लेंगे इसका, तो हमारे पास में a आ जाएगा। इसको मैं कैपिटल A से लिख देता हूं ताकि एक्सेलरेशन को आप थोड़ा सा अलग से पहचान सके। a1 का जो अवकलन है वो हो जाएगा 0 प्लस में 2a2, t का हो जाएगा 1, फिर प्लस में 3 a3 t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो a एक्सेलरेशन है, ये जो कैपिटल A यहां पर मैंने लिखा है वो त्वरण को बता रहा है, जो कि 2a2 प्लस 6a3t के बराबर आएगा, जो कि क्या है, यहां से आप ध्यान देंगे समय पर डिपेंड करता है, तो ये नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू समय के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर पश्चात 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए इसको हम एक बार समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है वो पहले उत्तर की ओर चलता है 10 मीटर, ओके, फिर उसके पश्चात वो चलता है 20 मीटर पूर्व की ओर, ओके। तो यहां से हमें पूछा गया है कि इसका विस्थापन क्या होगा, तो यहां से यहां तक की सीधी दूरी हमें यहां पर पूछी गई है। तो देखिए एक बार समझ लीजिए कि ये ऐसे चला और चलते चलते ये पहुंच गया बी पर, फिर यहां से ये मुड़ गया पूर्व की ओर। किधर मुड़ गया? पूर्व। ये इधर कौन है? उत्तर, ओके। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर हमें दे रखी है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें 20 मीटर दे रखी है और सी पर पहुंच गया। तो हमें यहां पर विस्थापन ज्ञात करना है जो कि AC के इक्वल है। विस्थापन क्या है? AC।
तो AC बराबर, तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके हम विस्थापन ज्ञात करेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, फिर 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 500 का जो अंडरूट है वो हमारे पास में आ जाएगा। तो 100 गुणा 5 ऐसे हम पुट कर देंगे, तो ये आ गया 10 अंडरूट 5, और 10 अंडरूट जो 5 होता है ये 22.25 के समथिंग होगा, तो ये 22.5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, अवमंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है? तो देखिए nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र हमने यहाँ पर देखा था, उसी सूत्र को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कण का जो प्रारंभिक वेग है u है, वो हमें 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अवमंदन यहाँ पर दे रखा है, मतलब a का मान माइनस में हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। देखिए nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला हमारे पास में है dn बराबर u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो d5 बराबर u का मान है 10 प्लस 1/2, एक का मान है हमारे पास में माइनस में 2, और n का मान हमारे पास में यहाँ पर 5 है। ओके, 2 गुणा 5 माइनस 1, देन यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, d5 बराबर 10। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ये 10 माइनस 1, तो यहां से 10 माइनस हमारे पास में ये 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1 मीटर। तो ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रक्षेपण बिंदु तक पुनः वापस पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या होगा यदि इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है? देखेंगे कि यहां से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है, फिर ये उसी पथ पर वापस लौटता है, वैसे कि वैसे उसी पथ के ऊपर ये वापस आ जाता है। तो देखिए एक पथ से ये ऊपर जा रहा है और उसी पथ से ही वापस लौट रहा है। ओके, हमें यहां पर एक सेम पॉइंट लेकर चलना है, एक ही पॉइंट। समझेंगे आप लोग इसे कि जाते समय बिंदु ए, और वापस जब आया ये ए पर ही, वापस ये कहां आया, ए पर ही आया, घूम फिरकर ये वापस कहां आ गया, ए पर। जब ये ए पर था तो ऊपर की ओर इसका वेग था u, और जब ये ए पर वापस आएगा तो भी इसका वेग u ही रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका जो वेग होगा v वो u के बराबर होगा, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कण का वेग समय वक्र क्या होगा यदि दिए गए विस्थापन वक्र के संगत? हमें यहाँ पर विस्थापन और समय दे रखा है, एक तरफ हमें विस्थापन दे रखा है, दूसरी तरफ हमें समय दे रखा है। तो वेग और समय के बीच में कैसा वक्र होगा? एक तरफ हम वेग लेंगे, दूसरी तरफ हम समय लेंगे। तो यहाँ से इस ग्राफ से आप देखेंगे कि पहले जैसे जैसे समय बढ़ता है विस्थापन बढ़ता है, विस्थापन अधिकतम हो जाता है, फिर विस्थापन कम होते होते वापस 0 हो जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, विस्थापन और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो हमें वेग की वैल्यू बताएगा। तो देखिए यहाँ पर ढाल है, फिर ढाल कम होता है, फिर ढाल कम होते होते एक स्थिति के ऊपर 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव दिशा के अंदर ढाल होता है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। पहले जो वेलोसिटी है ये नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। पहले जो वेलोसिटी है वो
इंक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और फिर वेलोसिटी हो जाती है इस पॉइंट के ऊपर v का मान हो जाता है, मतलब ढाल 0 हो जाता है। ढाल क्या हो जाता है? 0, जो कि वेग को बताएगा। एक बार पुनः इसे समझ लें कि जैसे जैसे विस्थापन बढ़ेगा, यहां पर विस्थापन अधिकतम हो जाएगा, समय के साथ में विस्थापन अधिकतम, फिर विस्थापन कम होते होते 0, तो विस्थापन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक खिलाड़ी कैपिटल आर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो देखिए, जो खिलाड़ी है वो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये हमने एक उसका पाथ तैयार कर लिया है। इस पथ की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। पिंड है वो इस पथ के ऊपर चक्कर लगा रहा है। ओके, हमें यहां पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय 40 सेकंड, तो 2 मिनट चक्रों की संख्या हम यहां पर देख लेते हैं। तो समय हमें 2 मिनट और 20 सेकंड दे रखा है। 2 मिनट और 20 सेकंड मतलब 120 प्लस 20 140 सेकंड। 140 सेकंड। ओके, तो यहां से चक्रों की संख्या हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चक्रों की संख्या, तो यहां से 140 बट्टे में 40, तो ये 3.5 चक्कर लगेंगे। कितने लगेंगे? तो 3 चक्कर तो पूरे हो जाएंगे। फिर पिंड यहां से ऐसे 3 चक्कर करने के बाद में बी पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? बी पर पहुंच जाएगा। तो ओ से जो बी की डिस्टेंस है वो भी इसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। इसके व्यास के ऊपर ही ए और बी बिंदु मौजूद होंगे। तो देखिए, हमें यहां पर पूछा है विस्थापन। तो देखिए, डायग्राम से आप देखेंगे विस्थापन ए बी के बराबर होगा। विस्थापन किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर, जो कि आर प्लस आर के बराबर होगा, जो कि यहां पर 2r होगा। तो ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी वेग v1 से तय करता है तथा शेष आधी दूरी वेग v2 से तय करता है, तो व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा? तो देखिए, जैसे हम कंसीडर कर लें कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, वैसे हमने ऐसा एक फॉर्मूला यूज में लिया है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन ये आया कहां से, इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि आधी दूरी है वो s है, शेष आधी दूरी भी s होगी। तो ठीक है, तो औसत वेग के लिए कुल दूरी बट्टे में कुल समय हमें यहां पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो समय हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास में v बराबर फॉर्मूला होता है दूरी मतलब s बट्टे में समय, जिसको हम t से लिख रहे हैं। ओके, इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो प्रथम आधी दूरी के लिए, प्रथम आधी दूरी में लगा जो समय है वो t1 हम कंसीडर कर लें। तो v1 बराबर s बट्टे में t1। तो यहां से अपने पास में t1 बराबर आ जाएगा s बट्टे में v1। इसी प्रकार से शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी जो कि v2 से हम लिखेंगे s बट्टे में t2। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगी t2 बराबर s बट्टे में v2। तो अब यहां पर हम ज्ञात करेंगे औसत वेग। औसत वेग, तो v एवरेज, ये अपने पास में आ जाएगा कुल दूरी, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में उसमें लगा कुल समय।
तो कुल दूरी हमारे पास में s प्लस एस हो जाएगी 2s, और कुल समय t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो s प्लस एस 2s हो गया। t1 की वैल्यू है s बट्टे में v1, t2 की वैल्यू है s बट्टे में v2। तो यहां से 2s, s ऊपर से कॉमन ले लिया, 1 बट्टे में v1 प्लस 1 बट्टे में v2। तो यहां से 2s, ये है v1 प्लस v2 बट्टे में v1 v2, v एवरेज। s से एक s कैंसिल हो जाएगा, तो 2v1 v2 बट्टे में v1 प्लस v2, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय की तृतीय घात के समानुपाती होता है, तो इस पिंड के त्वरण का परिमाण क्या होगा? कि जो विस्थापन है उसे हम s से पुट कर रहे हैं और समय की तृतीय घात के समानुपाती है, तो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर? तो इस पिंड का त्वरण हमें पूछा है, तो उपरोक्त का अवकलन करने पर t के रेस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा ds बाई डी टी बराबर के कांस्टेंट है t क्यूब, तो 3t स्क्वेयर हमारे पास में आ जाएगा। ds बाई जो dt है ये v को बताएगा। ये किसको बताएगा? v को बताएगा, वेग को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहां से 3k t स्क्वेयर ये आ जाएगा हमारे पास में। पुनः क्या कर रहे हैं? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के रेस्पेक्ट यदि हम इनको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो dv बाई dt आ जाएगा। ये dv बाई dt है, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। 3 के यहां पर कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो 2t आ जाएगा। तो a बराबर हमारे पास में आ गया 6kt। तो देखिए समय के साथ में बढ़ेगा, ये जैसे जैसे समय इंक्रीज होगा t भी इंक्रीज होगा, क्योंकि a और t है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, तो समय के साथ बढ़ेगा। एक्सेलरेशन का जो परिमाण है वो समय के साथ में क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। यदि कोई पिंड त्वरित गति करता है तब पिंड की चाल अपरिवर्तित रहती है, वेग अपरिवर्तित रहता है, चाल में वृद्धि होती है, चाल घटती है। तो देखिए त्वरित गति करता है तो चाल में परिवर्तन होता है। चाल में क्या होगा? परिवर्तन। a बराबर होता है dv बाई dt। तो यहां पर पिंड में की चाल में वृद्धि होगी, v बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि किसी कण की स्थिति अक्ष और समय t के सापेक्ष कण की स्थिति, हमें अक्ष और t के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, तो किस समय पर कण का त्वरण 0 होगा? तो देखिए इस अक्ष की जो वैल्यू है वो हमें यहां पर दे रखी है a t स्क्वायर माइनस b t क्यूब। यहां से हम किस समय पर कण का त्वरण 0 होगा, तो कण का त्वरण 0 के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास में, तो dx बाई dt। तो dx बाई dt देखिए कितना आ जाएगा, यहां से a यहां पर कांस्टेंट है, ये जो स्मॉल a आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, t स्क्वायर का करोगे तो 2t आ जाएगा। b यहां पर कांस्टेंट है तो माइनस में b, t क्यूब का करोगे तो t 3t स्क्वायर आ जाएगा। तो v इक्वल टू 2at माइनस 3bt स्क्वायर, यह आ गया।
हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो पुनः अवकलन करने पर हम t के रेस्पेक्ट ही कर रहे हैं अवकलन भी। देखो यहां पर जो फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि x की घात n का जब अवकलन करते हैं आप, तो हमारे पास में आता है n x की घात n माइनस 1। तो जो भी पावर है वो एक कम हो जाएगी और जो पावर पहले है वो गुणा में आ जाएगी। तो पुनः अवकलन करेंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आएगा। इस एक्सेलरेशन को हम कैपिटल ए से लिख देंगे। तो dv/dt 2a यहाँ पर कांस्टेंट है, t का अवकलन हो जाएगा 1, माइनस में 3b, टी स्क्वेयर का अवकलन हो जाएगा 2t 2a माइनस 6bt। ओके, हमें यहां पर पूछा किस समय पर कण का त्वरण 0 होगा। तो किस समय पर, यदि a बराबर 0 तो तो t का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से a बराबर अपने पास में है 2a माइनस 6bt, और ये यदि 0 है तो कितना आ जाएगा 6bt बराबर 2a। ओके, तो t बराबर हमारे पास में आ गया a बट्टे में 3b। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे ये कोई राशि है a, दूसरी राशि है b, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इनका यदि आप ग्राफ खींचें कि एक तरफ आप राशि a ले लें, दूसरी तरफ आप राशि b ले लें, और इनके बीच में खींचा गया ग्राफ यदि एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो क्लियर कर दूं मैं कि यदि ये रेखा एक सरल रेखा है तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तब उसकी गति होती है। समान समयांतरालों में तय की गई दूरियां यदि समान है तो उस गति को हम एक समान गति कहते हैं। उस गति को क्या कहा जाता है? एक समान गति कहा जाता है। अब देखिए हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम देखेंगे, एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम मंदन कहते हैं, जिसे रिटार्डेशन भी कहा जाता है, तो मंदन कहेंगे। नेक्स्ट है गाड़ी का स्पीडोमीटर, जो स्पीड बताता है, गाड़ी की कौन सी स्पीड बताता है, कौन सी चाल बताता है। तो देखिए गाड़ी की वो तात्क्षणिक चाल बताता है, उस क्षण पर उसकी चाल क्या है उसको बताएगा, तो तात्क्षणिक चाल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। देखिए चाल का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय होता है। क्लियर। तो यहां पर समय को यदि हम क्या कर दें, एक कर दें, समय को क्या कर दें, t बराबर यदि हम 1 सेकंड ले लें तो जो चाल है वही दूरी हो जाएगी, चाल है वह दूरी के बराबर होगी, s के इक्वल होगी। तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्थिति समय ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढलान उस क्षण पर वेग को बताएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हमारे पास में यदि एक तरफ स्थिति है
और दूसरी तरफ समय है। तो इनके बीच में खींचा गया जो ग्राफ है, जैसे हमारे पास में इस टाइप का कोई ग्राफ प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर लें कि एक तरफ हम ले रहे हैं स्थिति, एक तरफ हम क्या लेकर चल रहे हैं, स्थिति लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम समय लेकर चल रहे हैं। ओके, तो स्थिति और समय के बीच में खींचा गया जो ग्राफ है, इसका ढाल, तो ये हमने एक स्पर्श रेखा खींची है, पुनः खींच लेता हूं मैं। ये हमने एक स्पर्श रेखा खींची है, और ये जो स्पर्श रेखा है, इसका ढाल यदि आप ज्ञात करेंगे तो देखिए इस तरीके से एक हम ट्रायंगल निर्मित करके इसका ढाल हम निकालेंगे। तो एक तरफ स्थिति है अक्ष, दूसरी तरफ है समय। तो देखिए यहां पर जो ढाल होगा, ढाल को m से लिखते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होती है। ये हमारे पास में यहाँ पर थीटा है, ये हमारे पास में इसका एक अल्पांश डेल्टा अक्स है, ये डेल्टा t है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। तो लंब यहां पर थीटा के सामने वाली भुजा जो कि डेल्टा अक्स है, आधार यहां पर डेल्टा टी है। तो m बराबर अपने पास में आ गया डेल्टा अक्स बट्टे में डेल्टा टी, जो कि ढाल है, और डेल्टा अक्स अपॉन डेल्टा टी है, ये वेग को बताएगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां पर वेग को प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वेग समय ग्राफ का ढलान गति में त्वरण को बताता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ग्राफ से समझें। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक तरफ हमने लिया है यहां पर वेग, और दूसरी तरफ हमने लिया है समय। समय को हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेग को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जो कोई ग्राफ है वो हमारे पास में इस तरीके से प्राप्त होता है। ओके, अब यदि हम इसके ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींचें, स्पर्श रेखा हम निर्मित कर रहे हैं यहां पर, ये हमने स्पर्श रेखा खींच दी है। ओके, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कि इसका ढाल ज्ञात करने हेतु यहां पर एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा हूं। इस तरीके से ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है। ओके, ये एंगल थीटा हम कंसीडर कर लेते हैं। ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस वाली एक्सिस के ऊपर जो वेग है उसको डेल्टा वी से, और इस वाली एक्सिस के ऊपर जो समय है वो है डेल्टा टी से। तो देखिए वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको बताता है? स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि tan थीटा होता है। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। और tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है लंब बट्टे में आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा यहाँ पर लंब हो जाएगी। तो tan थीटा के वैल्यू देखिए क्या निकल कर आ रही है, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, जो कि a होता है, त्वरण होता है। तो रेखा का जो ढाल है वो त्वरण को बताएगा, त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अति लघुत्रात्मक कुछ प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं कि वेग समय वक्र का क्षेत्रफल किसको बताता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निर्मित कर ली है, और जिस तरीके से जैसे हमारे पास में ये ऐसा कोई ग्राफ है। चलिए यहां पर आप देखेंगे एक तरफ हमने ले लिया है वेग v y एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया है समय t।
ओके। अब इनके बीच में ये जो वक्र हमें प्राप्त हुआ है, वक्र हमें जो मिला है, इसका क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका क्षेत्रफल किसको बताएगा। थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को थोड़ा सिंपल सा बना लेता हूं ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। मैं यहां पर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर आप समझेंगे, देखेंगे कि ये जो अपने पास में जो क्षेत्रफल आएगा, ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, जो कि वेग और समय वाली जो दोनों एक्सिस हैं उनके द्वारा घेरा गया है, ये हमारे पास में है क्षेत्रफल। ओके। ये जो क्षेत्रफल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, हम जब गति के समीकरण फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास में यहाँ पर दो टुकड़े हो जाएंगे। एक ये आयत हो जाएगा जिसको मैं पहला क्षेत्रफल कह दूं, एक त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा क्षेत्रफल कह दूं। तो इनका जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये जो क्षेत्रफल है ये वेग इंटू समय को बताएगा, वेग इंटू समय को ये रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमारे पास में तय की गई दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको बताता है, दूरी को बताता है। ओके। या यहां पर हम विस्थापन वर्ड यूज में लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूरी की बजाय क्या यूज में लेंगे हम, विस्थापन। देखिए विद्यार्थियों, ये आया कैसे, क्योंकि जो वेग है इसको हम विस्थापन बट्टे में समय लिख सकते हैं। विस्थापन बट्टे में समय इसको लिखा जा सकता है, तो समय से समय कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में विस्थापन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वृत्ताकार गति में एक चक्कर में विस्थापन कितना होता है। कि यदि कोई पिंड है वो सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है तो पूरा एक चक्कर लग जाए, उसका पूरा का पूरा एक चक्कर लग जाए, तब उसका विस्थापन कितना होता है। जैसे ए बिंदु से उसने गति स्टार्ट की और पूरा चक्कर लगाते 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 वापस वो उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। यदि पिंड उसी पॉइंट पर वापस पहुंच जाए, ए पर ही यदि वो वापस आ जाए, ए पर वापस आ गया, इसका मतलब यहां पर विस्थापन 0 हो जाता है। विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। तो देखिए, यदि हम किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकें, नीचे से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पिंड के ये गति की दिशा है। ये हमारे पास में एक पिंड को हमने नीचे से ऊपर फेंका है, ठीक है। त्वरण हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सदैव किधर रहेगा, ये पिंड की गति हमने दिखाई है, पिंड की गति जो कि नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक है। और जो त्वरण है वो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग व त्वरण क्या होंगे। वह नीचे से हम किसी पिंड को ऊपर फेंकें और अधिकतम ऊंचाई के ऊपर जब ये इस वाले पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं, मतलब अधिकतम ऊंचाई के ऊपर पहुंच जाएं, ये हमारे पास में है अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। नीचे से यदि हम किसी पिंड को ऊपर फेंकें तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाएगा। वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। त्वरण शून्य हो जाए, सॉरी, त्वरण यहां पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही रहेगा पूरी गति के दौरान, जी के बराबर रहेगा, और ये नीचे की ओर ही रहता है,
इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? नीचे की ओर। ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या किसी क्षण चाल शून्य होने पर किसी कण का त्वरण अशून्य हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, कि चाल शून्य है लेकिन त्वरण अशून्य। चाल तो क्या है? शून्य, और त्वरण अशून्य हो सकता है क्या? तो इसका बिल्कुल सही है, त्वरण अशून्य हो सकता है। और जैसे अभी हमने यहां पर देखा कि ऊर्ध्वाधर गति के अंदर अधिकतम ऊंचाई के ऊपर जो चाल या जो वेग है वो तो था 0, लेकिन त्वरण यहां पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर था। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास में है ऊर्ध्वाधर गति में अधिकतम ऊंचाई पर। ऊर्ध्वाधर गति में अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई के ऊपर चाल 0 रहेगी, त्वरण 0 नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औसत वेग और औसत चाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप इन जो सिंपल से जो क्वेश्चंस हैं, चाल, वेग, इनकी जो सीधी सीधी डेफिनेशन है, इनको आप हमारे नोट्स से इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं देखिए, औसत चाल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि किसी निश्चित समय अंतराल में पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय का अनुपात है, वो उसको हम औसत चाल कहते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपके सामने है औसत वेग, औसत वेग। तो मेन जो अंतर है इसमें आएगा कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बट्टा उस विस्थापन में लगा कुल समय, कुल समय। जबकि औसत जो चाल होती है, औसत चाल ये होती है कुल दूरी, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय। तो ये इनमें मेन जो डिफरेंस है वो यही है। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? दूरी और विस्थापन के बीच में यदि हम कंपेयर करें इनको, तो बहुत सारे अंतर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये तो है कण द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, यह है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। आप इनका जो आंसर है वो हमारे हैंड रिटन नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो BCS अकेडमी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो की जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर भी हमने अपने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, केवल व्हाट्सअप करना है। आपको एज एडीज दूरी तथा विस्थापन के बीच में तुलना का एक टॉपिक मिल जाएगा, वहां से आपको 5 बिंदु सीधे सीधे मिलेंगे, वो आपको कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 5 सेकंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो माध्य त्वरण ज्ञात कीजिए। यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो प्रारंभिक वेग है वो हमें दे रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम जो वेग है वो हमें दे रखा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय है वो हमें दे रखा है 5 सेकंड। समय हमें 5 सेकंड दे रखा है, एक की वैल्यू हमें यहां पर पूछी है। तो A बराबर, तो देखिए गति के हम तीसरे समीकरण पहले समीकरण का ही प्रयोग करेंगे, और A बराबर 70 माइनस 25 बट्टे में T का मान है 5, तो यहां से 45 बट्टे में 5, यह आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, ये एक निबंधात्मक प्रश्न है। गणितीय विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए।
तो देखिए आपको गति के समीकरण v बराबर u प्लस AT इनकी व्युत्पत्ति करनी है। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। तो इन समीकरणों की व्युत्पत्ति हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर पूछी है, और आपको गणितीय विधि से पूछी जा सकती है या मैथमेटिकल तरीके से भी आप ग्राफीय विधि से भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक पिंड 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तत्पश्चात 8 मीटर उत्तर की ओर, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। तो पहले वो 6 मीटर चलता है पूर्व की ओर, ओके, फिर इसके बाद में चलता है 8 मीटर उत्तर की ओर। हमें यहां पर पूछा है दूरी और विस्थापन। तो दूरी तो इसके द्वारा तय की गई कुल लंबाई, पथ की टोटल लंबाई आ जाएगी। चलिए, ये प्रारंभिक बिंदु है A, और ये जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में है, इधर हमने उत्तर, इधर हमारे पास में है दक्षिण, ये हमारे पास में है पूर्व, और ये हमारे पास में है पश्चिम। तो यहां से चला वो A से B पर पहुंच गया, और ये 8 मीटर की दूरी तय करके पहुंच गया। फिर वो B से चला C पर पहुंच गया, और ये 10 मीटर के पहले ये पूर्व की ओर 6 मीटर ही चलता है, हालांकि इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 मीटर वो B से C पर जाएगा, ओके। तो दूरी है वो किसके इक्वल आ जाएगी? तो दूरी हमारे पास में आ जाएगी AB फिर BC। तो AB का मान 6 है, BC का मान 8 है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 14 मीटर इसका आंसर। फिर हम बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन हमारे पास में यहाँ पर AC आएगा। तो AC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, तो 36 प्लस 64 का रूट, तो ये आ गया हमारे पास में 100 का अंडर 10 मीटर। क्लियर? देखिए, एक और क्वेश्चन हमारे पास में है कि गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम, इस नियम के अनुसार विराम अवस्था से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में चली गई दूरियों एक दूसरे के उसी अनुपात में होती, जिस अनुपात में एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, एक से प्रारंभ होने वाले विषम अंक। ठीक है, चलिए देखेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि समान समयांतराल हम ये क्लियर कर लें कि S1, S2, S3, S4 इस तरीके से हैं। तो इनमें तय की गई दूरियों का यदि हम अनुपात निकालें तो 1:3:5:7 इसी तरीके से इनके अनुपात आएंगे। ये कह रहा है गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। क्लियर? तो इसको आप हमारे नोट से प्राप्त कर सकते हैं, एज इट इज आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी हमने बना रखा है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने सरल रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।